एक शाम जब मैं अपनी पत्नी के कपड़े धो रहा था तो अचानक मेरी नजर उसके एक कपड़े पर पड़े। एक छोटे से जले हुए छेद पर गई। सिगरेट से जला हुआ छेद। मेरा पहला मन हुआ कि मैं सीधे उससे इस बारे में बात करूं और उससे जवाब मांगूं, लेकिन मेरे पास कोई पक्का सबूत नहीं था। इसके बजाय मैंने एक चूहे बिल्ली का खेल खेलने का फैसला किया। मैं यह दिखावा करूंगा कि मुझे किसी बिजनेस ट्रिप पर शहर से बाहर जाना है। उसने इतनी तेजी और फुर्ती से काम किया कि यह साफ जाहिर था कि वह मुझे जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर निकालने के लिए बेताब थी। जब मैं जा रहा था तो मेरी पत्नी ने मुझे यह भी याद दिलाया, तुम चाहे कितने भी व्यस्त क्यों न हो जाओ, समय पर खाना जरूर खाना। ये शब्द सुनकर मेरे दिल में थोड़ी सी ममता जाग उठी। मैं अपने ही शक पर सवाल उठाने लगा। मैं उस पत्नी पर कैसे शक कर सकता हूँ जो मेरी भलाई के लिए इतनी समर्पित लगती थी। लेकिन जिस पल मैंने दरवाजे के बाहर कदम रखा, मेरी पत्नी एक पल भी इंतजार न कर सकी और उसने तुरंत फोन उठा लिया। मेरा वह निकम्मा पति फिर से किसी बिजनेस ट्रिप पर चला गया है, उसने कहा। अभी उसके होठों से ये शब्द निकले ही थे कि दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा। नहीं, आज रात ही आओ, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अभी इसी वक्त आओ, कल तक इंतजार मत करो। मैं वहीं के वहीं गुस्से से पागल हो गया। एक तरफ मैं हूँ जो दिन रात सड़कों पर मारा मारा फिरता हूँ, रोटी रोजी कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता हूँ, घर पैसे लाने के लिए खून पसीना एक कर देता हूँ, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इस तरह धोखा दो। मैंने अपने दिल में जल रहे गुस्से को जबरदस्ती दबाया और कसम खाई कि मैं उस नीचा जोड़ी को, उस धोखेबाज औरत और उसके आशिक को इसकी भारी कीमत चुकवाऊंगा। मैं अपार्टमेंट के ठंडे सख्त दरवाजे से टिककर खड़ा हो गया। अंदर से लीन वानकिन की अश्लील फुसफुसाहटें और आहें मुझे एक जलते हुए लाल लोहे की तरह लगीं। अगर वह गलती से भी किसी ऐसे हैंडबैग का जिक्र कर देती जिसे वह पसंद करती थी तो मैं दांत पीसकर अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट पूरी खत्म करके और 3 महीने तक उसकी कीमत चुकाकर भी उसे वह खरीद कर देता था। और वह मुझे इसका क्या सिला देती है? घर पर बैठकर मेरे सिर पर बेवफाई के बड़े बड़े सींग लगाकर मैंने लगभग अपना पैर उठाकर दरवाजा तोड़ ही दिया था ताकि लिन वानकिन को उसके बालों से खींचकर बाहर निकालूं और उसे तब तक पीटूं जब तक वह अधमरी न हो जाए। मेरा पैर पहले ही आधा उठ चुका था, लेकिन फिर मैंने खुद को रोक लिया। नहीं, मैंने जबरदस्ती अपना पैर वापस जमीन पर रख दिया। अगर मैं अभी बस अंदर घुस जाता तो ज्यादा से ज्यादा मैं उन्हें पीट पाता, तमाशा खड़ा कर पाता। मैं लिन वानकिन और उसके आशिक दोनों को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा और उनके पास अंत में कुछ भी नहीं बचेगा। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने सीने में उमड़ रहे गुस्से को जबरदस्ती दबा दिया। हल्के कदमों से चलते हुए, इस बात का ध्यान रखते हुए कि कोई आवाज न हो, मैं सीढ़ियां उतर गया। इस बात का भी ख्याल रखा कि मोशन सेंसर वाली लाइटें भी न जले। मैं ज्यादा दूर नहीं गया। अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग के दरवाजे पर पहुंचते ही मैंने तुरंत सड़क पार की और सामने वाली 24 घंटे खुली रहने वाली दुकान में घुस गया। मैंने खिड़की के पास एक स्टूल खींचा और बैठ गया, खुद को इस तरह जमाया कि मैं बिल्डिंग के आने जाने के दरवाजों पर सीधी नजर रख सकूं। दुकान का मालिक एक गंजा हट्टा कट्टा आदमी था। वह उस समय इंस्टेंट नूडल्स के एक कटोरे पर झुका हुआ था। सड़क के उस पार मेरी गुस्से भरी नजर को भांपकर वह मेरी तरफ झुका और पूछा, अरे भाई, क्या चल रहा है? कोई चोर पकड़ रहे हो? मैंने अभी अभी ली हुई ठंडी ठंडी कोला की बोतल का ढक्कन खोला और एक बड़ा घूंट भरा। वह इतनी ठंडी थी कि मेरे पीछे के दांत सुन्न हो गए। मैंने जबरदस्ती एक फीकी मुस्कान चेहरे पर लाई। नहीं, मैं ठीक हूँ भाई, बस किसी का इंतजार कर रहा हूँ। और इस तरह मैं उस कन्वीनियंस स्टोर में बैठा रहा, एक के बाद एक कोला की बोतलें पीता रहा। लगभग 20 मिनट बाद अपार्टमेंट बिल्डिंग का दरवाजा खुला। लिन वानकिन बाहर निकली। गुस्से से मेरी आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने एक रेशमी पतली स्ट्रैप वाली कमीज पहनी हुई थी, वही जो मैंने पिछले महीने ही उसके लिए खरीदी थी, जिसके ऊपर एक स्टाइलिश शनेल स्टाइल की जैकेट थी। उसके पैरों में वही ऊंची हील्स थीं जो मैंने अपने जन्मदिन पर उसे तोहफे में दी थीं। उसके बाल एकदम सही कर्ल्स में सजे हुए थे। उसका चेहरा बेहतरीन मेकअप से सजा था और उसने खुद पर इत्र भी छिड़क रखा था। सड़क की पूरी चौड़ाई पार करने के बाद भी मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उस इत्र की तेज महक को अभी भी महसूस कर सकता हूँ। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं, फिर भी जब भी वह मेरे साथ खरीदारी करने जाती थी उसने कभी भी अपने पहनावे पर इतना ध्यान नहीं दिया था। हर बार जब मैं उसे रात के खाने पर बाहर ले जाने का सुझाव देता था तो वह बिल्कुल बिना मेकअप के चली आती थी, यह कहते हुए कि हम तो पुराने शादीशुदा जोड़े हैं, फिर इतनी सारी झंझट करने की क्या जरूरत है। तो अब पता चला कि उसे असल में झंझट से कोई दिक्कत नहीं थी, बस वह मेरे लिए इतनी मेहनत नहीं करना चाहती थी। मैंने उसे टैक्सी रोकते हुए देखा, ड्राइवर को एक पता दिया और वह रात के अंधेरे में तेजी से निकल गई। मैंने तुरंत अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट फेंक दी और दुकान के मालिक से चिल्लाकर कहा, मैं पैसे दे रहा हूँ, बिल। मैंने काउंटर पर $20 फेंक दिए, फिर मुड़ा और पीछे आ रही एक टैक्सी को हाथ देकर रोका। ड्राइवर, आगे वाली उस सफेद फोक्सवागन का पीछा करो। ओ, ज्यादा पास मत जाना, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। मैं पिछली सीट पर धंस गया। मेरी आवाज थोड़ी कांप रही थी, डर से नहीं बल्कि कोरे गुस्से से। ड्राइवर पूर्वोत्तर का एक हट्टा कट्टा आदमी था। मेरे चेहरे पर परेशानी देखकर उसने तुरंत एक्सीलरेटर दबाया और पीछा करना शुरू कर दिया। वह तुरंत बात समझ गया और अपनी आवाज धीमी करके मुझसे पूछा, अरे भाई, क्या बात है? वो मेरी बीवी भाग गई है। दांत पीसते हुए मैंने तुरंत एक झूठ गढ़ दिया। हाँ, मेरी बीवी पर जुए का कर्ज चढ़ गया है। वह चुपके से अपने लेनदारों से मिलने चली गई है। मुझे चिंता है कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। पूर्वोत्तर का वह ड्राइवर तुरंत भड़क उठा, अरे बाप रे, उस औरत में तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। तुम चिंता मत करो भाई, मैं 20 साल से गाड़ी चला रहा हूँ।
मैंने आज तक किसी का पीछा करने में कोई गलती नहीं की है। मैं उनके पीछे ऐसे लगा रहूंगा जैसे गोंद पक्की बात है। अपनी बात का पक्का ड्राइवर ने सच में अपनी काबिलियत का कमाल दिखाया। आगे वाली कार को बिल्कुल भी भनक नहीं लगी। वह एकदम सही दूरी पर पीछा करता रहा, न ज्यादा पास न ज्यादा दूर। इस पूरे समय वह मुझे सलाह देता रहा, ओ भाई जब हम वहां पहुंच जाए तो बस सीधे अंदर मत घुस जाना, पहले पुलिस को फोन करना, जुए के कर्ज का मामला पुलिस ही संभालती है। मैंने मन ही मन एक कड़वी मुस्कान दी। पुलिस को फोन करूं, उससे क्या फायदा होगा? यह मामला महज जुए के कर्ज से कहीं ज्यादा घिनौना है। लेकिन जबान से मैं बस नाटक करता रहा। शुक्रिया भाई, मुझे पता है। हम लगभग 20 मिनट तक गाड़ी चलाते रहे और आखिर में शहर के बीचों बीच बने बोयुएफू रिहायशी कॉम्प्लेक्स के गेट पर रुके। मैं इस जगह को जानता था। लीन वांचिन गाड़ी से बाहर निकली। बिल्कुल अपने घर जैसा महसूस करते हुए उसने गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड से नमस्ते सलाम किया और सीधे कॉम्प्लेक्स के अंदर चली गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह पहली बार यहाँ नहीं आई है। मेरे अंदर की आग एक बार फिर भड़क उठी। तो बात यह है कि ये दोनों काफी समय से एक दूसरे के साथ चक्कर चला रहे थे। यह कोई एक दो दिन का मामला नहीं था। मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि वह मेरा इंतजार वहीं गेट पर करे। मैं टैक्सी से उतरा और गार्ड रूम की तरफ गया। सिक्योरिटी गार्ड को एक सिगरेट दी और मुस्कुराते हुए पूछा, अरे भाई बस एक छोटी सी बात पूछनी थी, वह जो अभी अभी अंदर गई है वह किस बिल्डिंग में गई है? उसने सिगरेट नहीं ली। गार्ड ने बस मेरी तरफ शक भरी नजर से देखा। उसके चेहरे पर साफ साफ शक के भाव थे। तुम कौन हो? क्या तुम यहाँ के रहने वाले हो? मैं अपने बॉस की निजी बातें किसी को ऐसे ही नहीं बता सकता। मुझे इसकी उम्मीद थी। मैंने अपने बटुए से 100 युआन का एक नोट निकाला, उसे सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में थमा दिया और फिर उसे सिगरेट ऑफर की। अपनी आवाज धीमी करते हुए मैंने कहा, भाई मेरा एक काम कर दो, वह मेरी बहन है। मेरा जीजा किसी और के साथ चक्कर चला रहा है। मेरी बहन उन्हें रंगे हाथों पकड़ने यहाँ आई है। उसे डर था कि कहीं बात बिगड़ न जाए, इसलिए वह मुझे भी साथ ले आई। मुझे बस ये जानना है कि वह किस बिल्डिंग में गई है, ताकि अगर कुछ भी हो तो मैं समय रहते वहां पहुंच सकूं। गार्ड ने अपने हाथ में 100 युआन का नोट महसूस किया, फिर मेरी तरफ दोबारा देखा। इस बार उसकी नजरों में थोड़ी हमदर्दी थी। उसके चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए। उसने सिगरेट ली, मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाया, बिल्डिंग 12 यूनिट 1 अपार्टमेंट 18 मालिक का नाम झांग हाओ है। वह औरत अक्सर यहाँ आती रहती है। हम सब उसके चेहरे को देखने के आदी हो गए हैं। मेरा दिल बैठ गया। झांग हाओ, यह नाम जाना पहचाना सा लगा। वह उस कंपनी में डिप्टी टीम लीडर था जहां लिन वानकिंग काम करती थी। लिन वानकिंग ने पहले भी कुछ बार उसका जिक्र मुझसे किया था। उसने कहा था, बॉस झांग बहुत अच्छा इंसान है, वह सच में मेरा बहुत ख्याल रखता है। उस समय मैंने भोलेपन से जवाब दिया था, अच्छा तो तुम्हें सच में उसे ठीक से धन्यवाद देना चाहिए। कभी उसे खाने पर बुलाओ। तो पता चला कि मैंने तो खुद ही भेड़िए को अपने घर में बुला लिया था। असल में मैंने खुद ही अपने सिर पर धोखेबाज पति होने का कलंक लगा लिया था। मैंने गार्ड को धन्यवाद दिया, पीछे मुड़ा और वापस टैक्सी में बैठ गया। पूर्वोत्तर का वह हट्टा कट्टा ड्राइवर मुझसे बोला, अरे भाई कैसा रहा? क्या तुम्हें वह मिल गई? मैंने सिर हिलाया और कहा, ड्राइवर साहब क्या आप मेरा एक काम करेंगे? मुझे ट्रेन स्टेशन के पास वाले हिल्टन होटल ले चलिए। ड्राइवर एक पल के लिए हैरान रह गया। आप ऊपर नहीं जा रहे? मैं मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो बेहद खौफनाक थी। कोई जल्दी नहीं है, असली खेल तो अभी शुरू हुआ है, पहले उन्हें कुछ और दिन मजे कर लेने दो। जैसे ही ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा, उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। शायद उसे लगा कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसका दिमाग बेहद गहरा और शातिर है, और मुझे तेजी से होटल पहुंचा दिया। मैंने एक कमरा लिया, अपना सूटकेस जमीन पर फेंक दिया और बिस्तर पर ढसा गया। मेरा दिमाग उन शब्दों से चकरा रहा था जो मैंने अभी अभी सुने थे और उन तस्वीरों से जो मेरे जहन में उभर रही थीं। मैं गुस्से से कांप रहा था। लीन वानकिंग और मैं कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के दिन से ही साथ थे। हमने 3 साल तक एक दूसरे को डेट किया और हमारी शादी को भी 3 साल हो चुके थे। कुल मिलाकर 6 साल। मेरा परिवार अमीर नहीं था। मैं एक गांव के बैकग्राउंड से आया था, न कोई जान पहचान, न परिवार का कोई सहारा। मैंने एकदम जमीन से शुरुआत की थी। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह सब मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। जब मैंने पहली बार ग्रेजुएशन किया था तब हम दोनों एक छोटे से किराए के अपार्टमेंट में गुजारा करते थे। गर्मियों में हमारे पास एसी भी नहीं था। इतनी गर्मी होती थी कि मैं सो भी नहीं पाता था, इसलिए मैं पूरी रात उसे हाथ से पंखा झलता रहता था। उस समय वह मुझसे कहती थी, चेन फेंक, मुझे तुम्हारे पैसों से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस इतना चाहिए कि तुम मेरा ख्याल रखो। अगर हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो एक दिन हमारे पास वह सब कुछ होगा जो हम चाहते हैं। मुझे उसकी बात पर पूरा भरोसा था। मैंने पैसे कमाने के लिए दिन रात एक कर दिया। मैंने एक मामूली सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से शुरुआत की और तरक्की करते करते रीजनल मैनेजर बन गया। मेरी सैलरी 3,000 से बढ़कर 30,000 रुपए महीना हो गई। कभी कभी कमीशन मिलाकर मैं 1 लाख रुपए से भी ज्यादा कमा लेता था। मैं अपनी पूरी सैलरी उसे दे देता था। अपने सिगरेट के लिए बस 500 रुपए अपने पास रखता था। उसे जो कुछ भी चाहिए होता था मैं बिना कुछ सोचे समझे उसे दिला देता था। मुझे लगता था कि मेरे साथ रहकर उसने बहुत मुश्किलें झेली हैं, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे सबसे अच्छी चीजें दूं। और नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि उसने मेरे कमाए हुए पैसे ले लिए और चाहती थी कि मुझे काम के सिलसिले में बाहर भेजा जाए। मैंने गुस्से में होटल के बिस्तर पर जोर से मुक्का मारा। मैं जितना ज्यादा इस बारे में सोचता उतना ही ज्यादा गुस्सा आता। मैं तब तक बिस्तर पर मुक्के मारता रहा जब तक मेरे हाथ में दर्द नहीं होने लगा। नहीं, मैं इस बात को ऐसे ही नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मैंने अपना फोन निकाला और अपने 2 सबसे करीबी जान देने वाले दोस्तों को फोन किया। एक का नाम ओल्ड के था
वह कॉलेज में मेरा क्लासमेट था, जो अब एक इंटरनेट कंपनी में डेटा सिक्योरिटी का काम करता है। उसकी टेक्निकल स्किल्स जबरदस्त हैं। वह ज्यादातर अपनी दुनिया में ही खोया रहता है और कम बोलता है, लेकिन जब भी किसी चीज की जानकारी निकालनी हो तो वह उसे ढूंढ ही लेता है, कभी फेल नहीं होता। दूसरा लड़का फैटी था। हम एक ही गांव में पले बढ़े थे। अब वह शहर में एक ऑटो रिपेयर की दुकान चलाता है और वह हर तरह के लोगों को जानता है। उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। वह चालाक तरकीबों से भी भरा हुआ है। जैसे ही उन्होंने मेरी आवाज का अंदाज सुना, उन्होंने तुरंत मुझसे पूछा कि क्या बात है। मैंने कुछ भी नहीं छिपाया। मैंने उन्हें पूरी कहानी बता दी, शुरू से आखिर तक। मेरी बात खत्म होने के बाद दूसरी तरफ काफी देर तक चुप्पी छाई रही। फिर फैटी गुस्से से फट पड़ा। लानत है क्रेजी, वह कुतिया तो एकदम घटिया इंसान है। और वह जांग हाओ, मैं अभी अपनी टीम को लेकर वहां जा रहा हूं और उन दोनों की टांगें तोड़ दूंगा। ओल्ड के भी बीच में बोला, क्रेजी शांत हो जाओ। तुम इस मामले को कैसे सुलझाना चाहते हो? तुम जो भी फैसला करोगे हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने गहरी सांस ली और कहा, उन्हें मेरे मेडिकल बिलों का भुगतान तो करना ही होगा। सिर्फ उनकी टांगें तोड़ना तो उन्हें बहुत आसानी से छोड़ देना होगा। ये टांग अगर बात बिगड़ गई तो हो सकता है कि मुझे जेल भी जाना पड़ जाए। मैं उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। उनके पास कुछ भी नहीं बचने दूंगा। फैटी तुरंत बोला, ठीक है। ओ पागल, तुम हमें बताओ कि तुम ये कैसे करना चाहते हो। हम तुम्हारे इशारों पर चलेंगे। ओल्ड के भी बीच में बोला, हाँ, योजना बताओ, उसे अंजाम मैं दूंगा। मैंने उन दोनों के साथ फोन पर पूरे 2 घंटे बिताए और अपनी योजना उन्हें एक एक बारीकी के साथ समझाई। सब कुछ सुनने के बाद उन दोनों ने कहा कि मैं सचमुच एक बहुत ही शातिर कमीना हूं, लेकिन उन्हें यह सुनकर बहुत ही तसल्ली मिली। उन्होंने तुरंत मदद करने के लिए हामी भर दी। मैंने फोन काट दिया। मेरे अंदर जो गुस्सा सुलग रहा था वह काफी हद तक शांत हो चुका था। मैं शांत हो गया था। नखरे दिखाना, यही मेरी रणनीति थी। क्या लिन वानकिन तो यही दुआ नहीं कर रही थी कि मैं किसी बिजनेस ट्रिप पर चला जाऊं? ठीक है, तो मैं उसके लायक बिजनेस ट्रिप का एकदम सही नाटक करूंगा। मैंने अपना फोन निकाला और लिन वानकिन को एक वीचैट मैसेज भेजा। मैंने दूसरे शहर के एक हिल्टन होटल का स्क्रीनशॉट लिया जो मुझे ऑनलाइन मिला था और अपनी लोकेशन बदलकर पड़ोसी प्रांत की राजधानी दिखा दी। फिर मैंने एक मैसेज भेजा, हनी, मैं होटल पहुंच गया हूं। अभी अभी सामान रखा है, तुम जल्दी सो जाना। ज्यादा देर तक जागना मत। लिन वानकिन का जवाब तुरंत आ गया। 2 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगा होगा। ओन स्कर वालों को सच में उसे एक अवार्ड देना चाहिए। अपनी घिन को दबाते हुए मैंने जवाब दिया, ठीक है हनी, तुम हमेशा मेरा ख्याल रखती हो। ओह, वैसे इस ट्रिप पर मुझे एक लिमिटेड एडिशन हैंडबैग दिखा जो मुझे लगता है तुम्हें बहुत पसंद आएगा। जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारे लिए ले आऊंगा। ये एक सरप्राइज होगा। इस बार लिन वानकिन का जवाब और भी तेजी से आया। उसने एक प्यारा सा इमोजी भी भेजा। ओह हबी, तुम सबसे अच्छे हो, लव यू। जब तुम बाहर हो तो अपना भी ख्याल रखना। ज्यादा काम करके खुद को थकाना मत। मैं स्क्रीन को घूरता रहा और एक ठंडी व्यंग्य भरी हंसी हंसा। जो सरप्राइज मैंने तुम्हारे लिए रखा है, बस तुम इंतजार करो। यह कुछ ऐसा होगा जिसे तुम अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूल पाओगी। अगले 2 दिनों तक मैंने हर दिन होटल से लिन वानकिन को मैसेज किया, उसे अपने पूरे दिन की जानकारी दी और अपनी ऐसी तस्वीरें भेजी जिनसे लगे कि मैं शहर से बाहर हूं। ये सभी तस्वीरें मैंने इंटरनेट से ली थीं। मैंने उसे ऐसी तस्वीरें भी भेजी जो ओल्ड के ने मेरे लिए तैयार की थीं, जिनमें मैं क्लाइंट्स के साथ खाना खा रहा था और कंस्ट्रक्शन साइट्स की तस्वीरें थीं। सब कुछ एकदम असली लग रहा था। हर बार जब लिन वानकिन पूरे दिन वह मुझसे प्यार भरी बातें करती और मेरी देखभाल का दिखावा करती, लेकिन जैसे ही मैं पीठ फेरता वह झांग हाओ के साथ अंतरंग हो जाती। मुझे यह सब पता था क्योंकि ठीक अगली रात मैं चुपके से घर वापस आ गया था। मेरे पास घर की एक अतिरिक्त चाबी थी जिसे मैंने हॉलवे में लगे फायर हाउस कैबिनेट के अंदर छिपा कर रखा था। इस बात का फायदा उठाते हुए कि लिन वानकिन, जो मेरे लौटने से अनजान थी, झांग हाओ के साथ डेट पर गई हुई थी, मैंने उस अतिरिक्त चाबी का इस्तेमाल करके दरवाजा खोला और अंदर चला गया। रात के 10 बजे से थोड़ा ज्यादा समय हो चुका था। घर बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा मैंने छोड़ते समय देखा था। हालांकि लिविंग रूम में रखी कॉफी टेबल पर 2 वाइन के गिलास और एक एशर ट्रे रखी थी। एशर ट्रे सिगरेट के टुकड़ों से भरी हुई थी, खास तौर पर प्रीमियम झोंक हुआ ब्रांड की सिगरेटों से, जो उस ब्रांड से बिल्कुल अलग थीं जिसे मैं पीता था। उस एशर ट्रे को घूरते हुए मैं इतना ज्यादा गुस्से में था कि गुस्से के मारे मेरे दांत आपस में कटकटाने लगे।